दफ्तर यानी तहसील ऑफिस में आप तो बखूबी जानते हैं, तहसील दफ्तर ये एक ऐसा दफ्तर है बल्दिया जो हमेशा सुर्खियों में होता है, बावजूद उसके जहाँ पर सिर्फ शहर के काम रहते हैं, मगर तहसील दफ्तर ये एक ऐसा दफ्तर है जहाँ पर शहर के, देहात के, यानी वहाँ से भी ज़्यादा बर्डन होता है। मैं सबसे पहले तो सैयद मीर अनवर साहब का A1 टीवी में खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। पहले A1 टीवी में आपका वेलकम है। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले तो A1 टीवी की जानिब से आपको तहसीलदार बनने पर मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रगुजार बजा लाता हूँ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और मेरे वालिदैन और हमारे रिश्तेदार सभी दोस्त अहबाब की जानिब से और आप सभी हजरात की दुआओं से मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ जो आपकी दुआओं से मैं रायचूर के तहसीलदार के इस ओहदे पर फायज होकर रायचूर ही में खिदमत अंजाम देने के लिए आया हूँ। लिहाजा बहुत बहुत नाज़रीन का शुक्रिया। और पूछना तो मुझे बहुत है, मगर क़ब्ल उससे मैं आपका ये जो आगाज़ हुआ है, सबसे पहले आपका आगाज़ कहाँ से हुआ साहब? मैं इब्तदा में महकमे मालगुजारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज ए SDC बोल के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में करीब 10 साल वहाँ पे सर्विस कर चुका हूँ। फिर उसके बाद प्रमोशन मिलने के बाद मैं यहाँ रायचूर रेवेन्यू इंस्पेक्टर की हैसियत से करीब 4.5 साल 5 साल यहाँ पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया हूँ। फिर उसके बाद प्रमोशन होने के बाद मैं यहाँ पर डिप्टी तहसीलदार की हैसियत से रायचूर तहसील ऑफिस में और मानवी तहसील ऑफिस में इलेक्शन के सेवे पर फाइज था और वहाँ से फिर यरगरा डिप्टी नाडा तहसीलदार की हैसियत से काम कर चुका हूँ। उसके बाद पूरी मेरी सर्विस अल्लाह ताला के फजल से यानी पूरी साफ़ और शफाफ होने की वजह से सरकार है ना सभी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह सभी देखकर मुझे ओहदे पर फायज करी है। लिहाजा मैं आप सभी हज़रात का शुक्रगुजार हूँ। MLA साहब भी बहुत मुझे है ना लेटर दे के बहुत ताउन किया है उन्होंने, और जनाब यहाँ पे पहले डिप्टी कमिश्नर रह चुके सैयद सलीम साहब भी मुझे बहुत मदद की है ये प्रमोशन में। और अच्छा साहब, इससे पहले रायचूर शहर, मानवी, यरगेरे के अलावा आप किन किन शहरों में काम करें? मैं मेरी सर्विस में मानवी और लिंगसूर पे ना तो 4 महीने कुछ सर्विस किया हूँ। वहाँ से फिर करीब रायचूर में ही सर्विस हुई है। थोड़े साल मानवी और लिंगसूर में काम किया हूँ बस। उसके बाद पूरी सर्विस रायचूर में भी अल्लाह के फजल से सभी दोस्त इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट, मुस्लिम हिंदू सभी हजरात है ना मुझे बहुत मेरे काम से सराहा है और है ना किसी से आज तक किसी से कोई शिकायत का मौका नहीं है। आज तक किसी का कंप्लेंट ज़्यादा किस ओहदे पर आप के फराइज अंजाम दिए? मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर की हैसियत से बहुत सारा काम किया हूँ। जब 2009 में फ्लड आया था, वो फ्लड के टाइम पे बहुत ही कठिनाई का बहुत ही हर गांव में ना पानी भर गया था, बहुत सारे शहर ये हुए थे। उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर साहब का दौरा हर 8 दिन में 4 दिन में एक मरतबा दौरा होता था, तो वहाँ पे ना बहुत सारा काम रहता था। वो बहुत ही इंतहाई बहुत काम था जब 2009 में, जब वो काम अभी भी याद आता है। वो आपकी सर्विस में सबसे ज़्यादा मुश्किल औकात जब थे? जी हाँ, 2009 में फ्लड आया था तो सभी लोग शहर के लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग परेशान थे। जब बहुत ही मेहनत करना पड़ा था दीदी को, और वो लोग पूरे ऑफिसर्स वगैरह भी बहुत अच्छे ऑफिसर थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा ताउन किया हमसे। और हम भी है ना पब्लिक लोगों की खिदमत है ना अच्छी तरह से अंजाम दिए। इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र रहेगा ना, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई। यानी बड़ी मुश्किलों और मेहनतों के बाद आपको ये सीट तक पहुंचना पड़ा। जी अल्लाह का शुक्र है। मेहनत है
और मेहनत, इंसान की मेहनत रायगा नहीं जाती। इंसान मेहनत अगर करते गया तो इंशाल्लाह हर वो चीज़ पे है ना कर सकता है। बट मेहनत करना ज़रूरी है इंसान के लिए, मेहनत करते जाना। इसलिए मैं हमारे सभी नौजवान हजरात से, नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि आप दिल लगाकर पढ़िए, दिल लगाकर अच्छा पढ़िए और मश्क करते रहिए। हमेशा मश्क करने से 1 से 10 12 मरतबा 15 मरतबा लिखते लिखते है ना आपके जहन में आ जाता हो। इसलिए मेहनत ज़्यादा करिए आप। यानी इल्म और मेहनत ज़ाया नहीं होती। जी हाँ, सभी मैं नौजवान बच्चों से, स्टूडेंट से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे है ना अच्छी मेहनत करिए। मेहनत करने से हर वो ओहदे पे आप फायज हो सकते हैं आप। इसलिए मेहनत ज़रूरी है इंसान के लिए। मेहनत करिए, फिर अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता फरमाएगी। ठीक है साहब, ये थी ख़ास बात। और अब जो ख़ास बात है यानी असल जो मुद्दा है मैं उसकी तरफ आता हूँ। मेरा सबसे पहला तो सवाल आपसे ये है कि आपको एक बड़ा वक्फा तकरीबन सालों से आप रायचूर के तहसील ऑफिस में हैं, तो यहाँ पर कई लोगों की मुश्किलें होती हैं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, इनकम कैश, रेसिडेंट सर्टिफिकेट को लेके। और मैं कई ख़वातीन को देखता हूँ अक्सर पेंशन के लिए उनकी इतनी टेंशन होती है। अब आप जब आए हैं इन मरहलों से गुजरते हुए आप इस कुर्सी तक आए हैं, तो अब आपका नया क्या है सर? इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि है ना हर वो किसी को भी काम में है ना रुकावटें ना आए। और है ना मैं देख चुका हूँ बहुत सारे गरीब लोग हजरात हैं हमारे रायचूर में जो है ना वो है ना ये पेंशन वगैरह के पेंशन उनको देना वाजिब है, लेकिन ऐसे हजरात को भी पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए ना अगर आप हजरात भी कोई भी है ना आके एप्लीकेशन डाल के मुझे बता दिए तो मैं इंशाल्लाह सभी गरीब लोगों की और हर आदमी की मैं मदद करने के लिए हमेशा आप जब भी 24 घंटे कभी भी फ़ोन कॉल करके मुझे बता के बोल मुझसे मेरे से हाथ बावजूद पकड़ के उनके काम तमाम पेपर होने के बावजूद भी तहसील ऑफिस में उनके पेंशन किस लिए डिले होते रहते हैं? इंशाल्लाह मैं अभी चार्ज लिया हूँ, मैं इसके ऊपर पूरा तवज्जो लगा के पूरी है ना मेहनत करके ये रुकावटें ना आए उसी तरह वो ऐसा काम करके मैं लोगों को है ना इंशाल्लाह ऐसी सर्विस देने की कोशिश करूँगा। ठीक है सर। अक्सर इनकम सर्टिफिकेट जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट होती है वास्ट टाइम स्कूल के लिए या किसी और नौकरी के लिए क्या किसी और चीज़ के लिए इतना अर्जेंट होना रहता लोगों को, मगर बावजूद यहाँ ऑनलाइन के होते हुए भी कम से कम 3-4 दिन या कभी एक आध हफ्ता भी लग जाता है। ऐसा कुछ एक स्कीम या कोई और ऐसी कोई चीज़ नहीं है सर जिससे लोगों को आज दे और कल मिले या 24 आवर्स में उनको इनकम सर्टिफिकेट मिल जाए? गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसी तरह से है ना एप्लीकेशन डालना पड़ता है। फिर उसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर, विलेज अकाउंटेंट की वहाँ से वर्दी मंगाई जाती है, फिर उसका क्लर्क पुटअप करता है। 1-2 दिन तो एक सर्टिफिकेट बनने के लिए लग ही जाते हैं। अगर ऐसा कोई अर्जेंट अगर कोई हजरात को ज़रूरी काम है अर्जेंट है तो बोले तो नहीं इंशाल्लाह है ना मैं यहीं पर मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, विलेज अकाउंटेंट बुला के उन लोगों की रिपोर्ट लेकर मैं यहीं पर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और तकरीबन पब्लिक के काम है ना ग्रेड 2 तहसीलदार के इसमें ही आते हैं। जो कुछ भी है ना अपने कुछ काम के सिलसिले में अगर मुझे है ना फ़ोन कॉल करके या नहीं तो आके मिल के बोल देता तो इंशाल्लाह मैं करके काम करने की कोशिश करूँगा। और एक ख़ास बात साहब, ये इससे पहले ये जो पोस्ट था ग्रेड 2 तहसीलदार का शायद मेरे हिसाब से नहीं था, मगर अब जब जो तहसीलदार ग्रेड 2 है तो तहसीलदार के इसमें कौन से काम आते हैं और आप ग्रेड 2 के अंडर कौन से काम आते हैं? यह ग्रेड 2 पोस्ट बहुत सालों से ही है, लेकिन है ना इससे पहले ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों ओहदे तो बराबर ही हैं, लेकिन है ना उसके है ना कुछ जॉब चार्ट अलग अलग है। यानी ग्रेड 1 तहसीलदार को है ना उनको फाइनेंशियल पावर दिया गया है और है ना मैजिस्ट्रियल पावर दिया गया है उनको। और है ना जितने भी जो मैजिस्ट्रियल
काम है वो सब उनको ग्रेड किया 2 गया। यानी आपके अंडर ग्रेड कौन 2 से के काम अंडर होते हैं? ग्रेड 2 के अंडर में है ना पूरे सारे पब्लिक के काम होते हैं डे टू डे। पूरे पब्लिक के यानी कैश इनकम सर्टिफिकेट है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, अटेस्टेड कॉपीज वगैरह करने का वो है, और है ना अपना सर्वाइवल फैमिली मेम्बर सर्टिफिकेट है, और है ना अपना बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, कैश सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, उसी तरह सभी सर्टिफिकेट है ना तहसीलदार ग्रेड 2 के इसमें। और है ना जो ज़मीनात के जो तकरार वगैरह एप्लीकेशन रहते वो उसके भी तकरार फाइल्स के भी यानी उनके सभी पेपर देखना और है ना उसको हल करके ऑर्डर करने के अख्तियार भी दिए गए हैं सरकार से। सर्वे का इसमें नहीं? सर्वे का सेक्शन हमारे इसमें सर्वे के लिए अलग से एक एडीएलआर है ना ऊपर हमारे बिल्डिंग में ऊपर है ना एक एडीएलआर साहब है, वो सर्वे का सेक्शन ही अलग है, उसके ऑफिसर एक अलग है। यानी आपके अंडर में नहीं आता। मगर बावजूद उसके लोगों को सर्वे के वास्ते बड़ी दिक्कत होती है। सर्वे का क्या हो चुका है, सर्वे के पोस्ट कम है आजकल, और है ना सर्वे को अगर आप एप्लीकेशन डालें तो डायरेक्ट बेंगलुरु से है ना आपका नंबर है ना वहाँ से नंबर मुकर्रर होकर आता है, वो नंबर आने के लिए बहुत देर होती है, कई साल एक दो साल हुए थे भी है ना बाद सर्वे को एप्लीकेशन डाले थे लोगों का है ना आज तक नंबर नहीं आया है। वो कुछ टेक्निकल सर्वे नहीं होने की वजह से वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह है वो। अच्छी बात है सर। यहाँ पर कोई हैंडीकैप लोगों को, गरीब लोगों को कोई खास स्कीम होती है यहाँ से, जैसे कि किसी के शोहर मरने के बाद एक स्कीम थी 20,000 रुपये, और भी कोई और कौन सी स्कीम आती है आपके अंदर? ये NSAP नेशनल सिक्योरिटी स्कीम में है ना कोई अगर काम करने वाला शख्स अगर गुजर गया जिसकी उम्र है ना 60 साल के अंदर हो यानी काम करने वाला, तो है ना वो NSAP नेशनल सिक्योरिटी स्कीम में है ना 20,000 रुपये दिए जाते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो एप्लीकेशन है ना 1 महीने के अंदर है ना सबमिट करने का रहता है, यानी मरने के 1 महीने के जी अंदर बिल्कुल। उनके जिम्मेदार जो रहते जी हैं को मिलते हैं। और है ना जो शख्स मरा रहता है उसके लिए ना फ्यूनरल चार्जेस उनके लिए 5,000 की एक स्कीम है। उसके बाद है ना उनके लिए विडो के लिए विडो पेंशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लगा के। और नहीं कुछ हैंडीकैप के लिए? नहीं वैसे कुछ स्कीम तो नहीं है। अच्छा सर, ये आइडेंटिटी कार्ड का जो मसला है वो इसी दफ्तर से जुड़ा हुआ है। कई लोग आइडेंटिटी कार्ड को लेकर तहसील ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, इस पर क्या है? इलेक्शन कमीशन के रूल के हिसाब से हर वार्ड में हर एक पोलिंग बूथ को एक BLO बोलकर अपॉइंट किया गया है। वो प्रोसीजर क्या है बोले तो BLO को आप जाके पहले मिल के अप्लीकेशन देने का रहता है आइडेंटिटी कार्ड के लिए, आइडेंटिटी कार्ड यानी नाम शरीक करने के लिए। तो उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड बन जाने के बाद वो आइडेंटिटी कार्ड भी हम है ना BLO को ही देते हैं। BLO इंटर्न है ना आप पब्लिक को सभी रात को तकसीम करते हैं। जी आप सभी हजरात से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना वोटर लिस्ट आपके एरिया में जो आप जहाँ पर वोट डालते हैं ना वहाँ पर एक BLO रहते हैं, BLO करने जाके वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए आपका नाम है नहीं है। अगर नाम में कुछ गलत हो गया तो है ना फॉर्म नंबर 8 वगैरह लगा के दे सकते हैं आप। आपके घर में 18 साल के अगर बच्चे उसका कोई मखसूस टाइम है क्या? कभी भी जाके मखसूस टाइम तो समरी रिवीजन बोल के हर साल है ना नवंबर में समरी रिवीजन चलता है। वो समरी रिवीजन 1 महीने का वक्फा रहता है, वो वक्फे में है ना एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्या किया है निरंतर नोंदणी बोल के है ना हमेशा ये है ना नाम शरीक करने का और है ना तिद्दुपड़ी करने के लिए एक अभी नया सर्कुलर जारी किया है। वो हिसाब से भी एप्लीकेशन आप प्रोसीजर क्या है बोले तो आप BLO को मिलकर BLO को एप्लीकेशन देना। तहसील ऑफिस में फिरने से है ना काम नहीं होता। BLO है ना उन्होंने अपनी ओपिनियन इन हमारे एरिया में रहते हैं, इनके वालिद यहाँ पर रहते हैं, इनका नाम है ना ये मेरी वोटर लिस्ट में शरीक करने के काबिल है, बोल के अपनी सिफारिश करके यहाँ तहसील में ना लाके तहसील एप्लीकेशन में देते हैं। अगर BLO ऑफिसर के अंडर BLO है ना एक
जिम्मेदार। एक आइडेंटिफाइड ऑफिसर रहता हूँ वो एरिया का, तो वो प्रोसीजर के हिसाब से बीएलओ के थ्रू ही एप्लीकेशन दिए तो आप है ना वो सही प्रोसीजर के हिसाब से काम होता। आप यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन दे देते तो फिर वो एप्लीकेशन और फिर हम बीएलओ को फॉरवर्ड करना, उन्होंने फिर रेकमेंड करके देना, उसमें है ना कुछ एप्लीकेशन गुम जाने का वगैरह चांसेस रहते हैं। इसलिए आप डायरेक्ट बीएलओ से कांटेक्ट करिए, कुछ भी हो इलेक्शन का मैटर, यानी आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, नाम वाना गलत हुआ तो सही कराना है, यानी ट्रांसफ़र कराना है, वो सभी है ना ये प्रोसीजर है। तो थ्रो बीएलए के थ्रू है ना एप्लीकेशन दिया तो ठीक रहेगा। ठीक है भाई साहब, तो कई एक सवाल हैं, मगर एक आखिरी सवाल, मैं अक्सर यहाँ पे देखता हूँ कई लोग उनका पेंशन होने के बावजूद भी, चाहे वो हैंडीकैप हो या विंडो हो या ओल्ड एज हो, बावजूद उनके 6-6 महीने 8-8 महीने तक उनको उनका पेंशन नहीं मिलता। ऑर्डर लेके वो इधर से उधर फिरते हैं, कभी ट्रेजरर ऑफिस तो कभी पोस्ट ऑफिस, मगर उन तक उनका पेंशन क्यों नहीं पहुँचता? पहले पेंशन ओल्ड एज पेंशन वगैरह है ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू दिया जाता था। अभी गवर्नमेंट क्या की है बोले तो है ना आरटीजीएस यानी बैंक थ्रू है ना पेंशन देने की स्कीम निकाली है K2 से, तो है ना उसमें आधार कार्ड देना ज़रूरी है। कई लोग पहले पेंशन जो मंजूर हो गया वो लोग अपना अपना आधार कार्ड बैंक पासबुक है ना लाकर ऑफिस में नहीं दिए, इसलिए ना उनका पेंशन देने के बावजूद भी उनके पास कई लोगों को घर तक आ रहे पेंशन, मगर बाद 3-3 महीने आते नहीं, 4-4 महीने आते नहीं। अगर यहाँ पर आकर पूछे तो ऊपर से बोलते उधर जाओ, ट्रेजररी ऑफिस को भेजते। मैं कई लोगों को देखा हूँ शिकायत करते। वो आधार कार्ड अपडेट करने के बाद कुछ मोहलत रहती है 15-20 दिन, वो अपडेट होने के बाद फिर पेंशन उनका जहाँ से रुका है वहाँ से आता, लेकिन आता थोड़ा सब्र करना पड़ता है, उसमें है ना काम ट्रेजरी को जाती फाइल वहाँ से है ना K2 में अपडेट हो गया, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगता। इसलिए बहरहाल पेंशन तो जहाँ से रुका वहाँ से बराबर आता, पेंशन रुकता नहीं, लिहाजा वो थोड़ी बहुत कठिनाई होती, इसलिए उस सिलसिले में मैं तवज्जो देके ऐसा कोई दिक्कत ना हो उस तरह से काम करने के लिए मैं ये करता हूँ। ठीक है साहब, शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो फिर एक बार A1 टीवी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर मैं आपसे ये उम्मीद भी रखता हूँ क्योंकि आप हर वो ओहदे से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और मैं ये ख़ास उम्मीद रखता हूँ कि आगे चल के यहाँ पर लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, आप कुछ तमाम दिक्कतों को निपटा लेंगे। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा कैमरा पर्सन सलमान के साथ A1 टीवी उर्दू।